हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से जुड़ी हुई राहत के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। तो आखिरी तक एंड तक देखिएगा वीडियो को। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, और आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों के सामने सबसे पहले स्टेटस जो है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का, इन दोनों का शेयर करना चाहूँगा। जल्दी से क्विकली हम लोग स्टेटस का देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन का किस तरीके से क्लोजिंग हुई है, और इसके बाद मैं अपनी ओपिनियन रखने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ूँ उससे पहले दो रिक्वेस्ट आपसे फटाफट कर लेता हूँ। पहली रिक्वेस्ट ये दोस्तों कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचे और आप सबसे पहले उसे देख पाएं। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी दोस्तों कि डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक तरीके से आप कर सकते हैं। एक तरीके से सपोर्ट ही होगा अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप ओपन कराते हैं। दोस्तों, अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बहुत स्मूथ और मतलब सिंपल प्लेटफॉर्म है, कम से कम आपको चार्ज करता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जा सकते हैं वहाँ पे। अब दोस्तों, बात करते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के फ्राइडे के दिन के स्टेटस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, फ्राइडे के दिन ये क्लोज होता है 2.75 पे। आपको पता होना चाहिए 2.75 पे ही ओपन भी हुआ था। वहाँ से लो बनाता है 2.65 का और हाई बनाता है 2.85 का। लोअर सर्किट बैंड लगा था 2.65 का और अपर सर्किट बैंड 2.85 का लगा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.85 के अपर सर्किट बैंड को ये हिट करके लास्ट के सेशन में, मतलब फ्राइडे वाले सेशन में एंड मोमेंट पे इसमें तेज़ी हो गई थोड़ी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल यहाँ पे करने लगे। सेलिंग एक्यूमुलेट, मतलब सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा एक्यूमुलेट इसलिए होने लगी क्योंकि एनसीएलटी का एक ऑर्डर आ गया था। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, एनईसी के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है फ्राइडे वाले दिन 33.2 मिलियन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। वही चीज़ बीएसई के ऊपर अगर आप जाके देखें तो बीएसई के ऊपर की भी सिचुएशन कुछ ऐसी है। आप देख सकते हैं कि पेंडिंग लास्ट मोमेंट में यहाँ पे भी बहुत तेज़ी से ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। ठीक है। नंबर ऑफ सेलिंग क्वांटिटी लास्ट मोमेंट में बढ़ गई थी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो वॉल्यूम है 9.4 मिलियन है। 2.77 की क्लोजिंग है फ्राइडे वाले दिन की, और आप देख सकते हैं कि 2.62 का लो है और 2.86 का हाई है। 2.80 पे ओपन हुआ था फ्राइडे वाले दिन। 2.60 का लोअर सर्किट लगा था और 2.86 का अपर सर्किट लगा था, जो कि इसमें भी हिट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल देखने को मिल रहा है कई दिन से, और इसके पीछे की वजह आपको पता है और आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस भी करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को के स्टेटस को भी बताऊं, उससे पहले, या चलिए उसको भी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसके अंदर की क्या सिचुएशन है। अब बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया 8.60 पे ओपन हुआ था फ्राइडे वाले दिन, और 8.60 पे ओपन होने के बाद 8.45 का लो बनाता है और 8.70 का हाई बनाता है इंट्राडे में। 52 वीक लो 2.4 है और 52 वीक हाई है 12.60 का। लोअर सर्किट बैंड 7.65 का लगा था और अपर सर्किट बैंड 9.35 का लगा हुआ था बेसिकली। और यहाँ पे एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो 101.5 मिलियन, 8.50 की क्लोजिंग है फ्राइडे वाले दिन की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये न ज़्यादा बेरिश है न ज़्यादा बुलिश है, एक न्यूट्रल कंडीशन में पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं टेक्निकल ट्रेंड इसका न्यूट्रल है। 46.84% की डिलीवरी यहाँ उठाई जा रही है एनएससी के ऊपर। वही अगर आप बीएससी पे जाके देखेंगे तो बीएससी के ऊपर की जो डिलीवरी है वो 34.06% की है। 8.53 की क्लोजिंग है। यहाँ पे भी लास्ट मोमेंट पे बहुत तेज़ी से सेलिंग बिकवाली हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे बहुत तेज़ी से बिकवाली होना लाजमी भी था। अब दोस्तों बात करते हैं कि वोडाफोन आइडिया और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, मतलब ये इनको फ़ायदा कैसे हो सकता है, ये कैसे इनके लिए फेवर हो सकता है। दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन की जो हियरिंग थी उसके अंदर वीडियोकॉन से साफ साफ, या वीडियोकॉन को जो रिप्रेजेंट कर रहा था उससे साफ साफ कहा गया था कि आपको अपने ड्यूज़ को पे करने पड़ेंगे। अगर आप अपने ड्यूज़ को नहीं पे कर पाएंगे तो वीडियोकॉन के स्पेक्ट्रम को जो कंपनी यूज़ कर रही है, शेयर कर रही है, उस कंपनी को एचजीआर अमाउंट को पे करना पड़ेगा।
यानी एयरटेल को पे करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि एयरटेल वीडियोकॉन के स्पेक्ट्रम को शेयर कर रहा है, यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा एयरसेल का भी स्पेक्ट्रम इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन एयरटेल, भारती एयरटेल के ऊपर अगर अप्लाइड होती है तो सेम कंडीशन रिलायंस जियो के ऊपर भी तो अप्लाई हो सकती है। आप लॉजिक लगाइए, क्योंकि रिलायंस जियो भी तो आरकॉम के शेयर को यूज़ कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है कि भारती एयरटेल और रिलायंस जियो करस्पॉन्डिंगली वीडियोकॉन एंड आरकॉम के आरकॉम के इस एजीआर अमाउंट्स को पे करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो इस केस में फ़ायदा किसको होगा? अब आप बताइए। रिलायंस कम्युनिकेशन को राहत मिल सकती है, वोडाफोन आइडिया को राहत डायरेक्टली तो नहीं मिलेगी, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसे मिल सकती है कि जो उसके स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं, लाइक सबसे पहला स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर तो उसका जियो है और बाद में आता है आपका भारती एयरटेल। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि जियो को अगर ये अमाउंट पे करना पड़ता है और एयरटेल को पे करना पड़ता है, तो इस केस में ये प्रॉब्लम में थोड़ी आ जाएंगे, क्योंकि मजाक नहीं है, इनके पास बहुत ज़्यादा ड्यूज़ है आरकॉम और वीडियोकॉन के पास। तो उस अमाउंट को अगर पे करने की जिम्मेदारी इनको दी जाती है, तो इस केस में इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी एक बहुत प्रॉब्लम में जूझ रहा है। 50,399 करोड़ का अभी भी ड्यूज बचा है वोडाफोन आइडिया के पास। तो अगर इस सिचुएशन में प्रॉब्लम्स अगर सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन आइडिया को है, तब ये इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम तीनों ऑपरेटर्स के पास हो जाएगी, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंपटीशन लेवल थोड़ा सा कंपटीशन लेवल जो है बराबर लगभग हो जाएगा, ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा, ठीक है। पूरी तरीके से तो नहीं होगा, लेकिन अभी की सिचुएशन से थोड़ा सा इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में वोडाफोन आइडिया अपने कंपटीशन से, अपने कॉम्पिटिटर से अच्छे से कॉम्पिटिट कर पाएगा। और वहाँ पे अगर 15 to 20 ईयर का स्टैगर्ड अमाउंट अगर सुप्रीम कोर्ट ये ग्रीन सिग्नल दे देता है 15 साल का, तो इस केस में यहाँ पे इसको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ी राहत मिल जाएगी। और ऐसा अगर होता है कि जियो को और भारती एयरटेल को जिन कंपनीज़ के स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहे हैं उनके एजीआर अमाउंट को पे करना पड़े, तो इस केस में ये दोनों कंपनीज़ भी 15 से 20 साल का टाइम पीरियड सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो हो सकता है यहाँ से 15 से 20 साल का अमाउंट जो है, टाइम पीरियड है, वो भी आप सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दे, परमिट कर सकती है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर सुप्रीम कोर्ट रीकैलकुलेशन और रीअसेसमेंट की बात सामने लेके आता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आरकॉम और जियो के ऊपर अप्लाइड नहीं होगी, वो होगी तो टेलीकॉम सेक्टर की सारी कंपनीज़ के एजीआर अमाउंट को रीकैलकुलेट और रीअसेसमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ एक के लिए, ठीक है। तो यहाँ से भी वोडाफोन आइडिया को एक अच्छा सा एक राहत की सांस मिल सकती है। तो मुझे लगा था कि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और मुझे लग रहा है ऐसा कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा ज़रूर होगा। अगर ऐसा हो गया तो वोडाफोन आइडिया एक बहुत बड़ी कंपनी है, मजाक नहीं है यार। इस वेरी बिग कंपनी, इंडिया लेवल पे इसके कितने कस्टमर्स हैं, नंबर 1 सब्सक्राइबर बेस पे हुआ करती थी, लेकिन एजीआर अमाउंट के चक्कर में ये डिले होता जा रहा है, तारीख पे तारीख लगती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे नुकसान हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये अगर एक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन आ जाना, तो उस हिसाब से ये अपने एसेट्स को एलोकेट करेंगे, कहाँ से कितना फंड उठाना है, कितना स्टेक किसको बेचना है, मतलब अपने फंड को मैनेज करेंगे, रेस करेंगे किसी न किसी तरीके से। लेकिन मामला इसी बात पे रुका हुआ है कि 15 से 20 साल का टाइम पीरियड सुप्रीम कोर्ट अभी तक नहीं दे पा रहा है। और ना दे पाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कंसंट्रेशन है वो पूरी की पूरी तरीके से अभी इस समय डाइवर्ट होकर के रिलायंस जियो और आरकॉम के बीच, यानी वो कंपनी जो बैंकरप्ट हो चुकी हैं लेकिन अपने स्पेक्ट्रम को किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर कर रही हैं और बिजनेस कर रही हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट की पूरी कंसंट्रेशन वहाँ पे है कि उन कंपनी से जो बैंकरप्ट हो चुकी है उनसे एजीआर किससे वसूला जाए। वो अगर देने लायक नहीं है तो क्या उनसे वसूला जा सकता है जो कंपनीज उनके स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रही हैं। तो इसी से रिलेटेड डिटेल्स डॉट को फाइल करना है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ डॉट को डायरेक्शन दिए हैं कि उसको नेक्स्ट हियरिंग यानी 24 अगस्त तक उनको सेंड करना है, फाइल करना है पूरा सारी डिटेल्स, और उसमें जो कुछ होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा।
मुझे लगा कि ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए और मैं अपना एक ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बाकी आप इससे सेटिस्फाई भी हो सकते हैं और डिससेटिस्फाई भी हो सकते हैं, और कुछ भी आप डिसीजन लें अपने हिसाब से लें। और आपको मेरे इस डिसीजन जो मैंने आपको ओपिनियन शेयर करी इसके बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं या फिर आप इसके अगेंस्ट हैं, आप इसके सपोर्ट में हैं, तो आप वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के ज़रिए। So this is all friends, this is all for today. I would like to terminate right here. So take care guys. I would like to deliver my next content in my next video. See you next time. Goodbye.